आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, एक पीवाईक्यू। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर ए मूविंग बॉडी इज गिवन एज t इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx, where m and n are constant, then find the retardation of the motion। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मूविंग बॉडी है और उस मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस x और टाइम t के बीच एक रिलेशन दे रखा है, और वो रिलेशन है t इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx, और आपसे उस बॉडी का रिटार्डेशन पूछ रहा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? डिस्टेंस x और टाइम t के बीच एक रिलेशन दे रखा है, और वो है t इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx, t इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx, और आपसे उस बॉडी का रिटार्डेशन पूछ रहा है। सबसे फर्स्ट हम इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लिखेंगे d अपॉन में dt ब्रैकेट में t इज इक्वल टू d अपॉन में dt ब्रैकेट में mx स्क्वायर प्लस nx। ओके, इस t का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 लिख देंगे, और फिर इसको लिखेंगे m इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी, और m तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। ओके, प्लस n कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे d अपॉन में डी टी इंटू एक्स। ठीक है, इस x को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे 2mx x को यदि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। x दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस है, तो x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, डी एक्स अपॉन में डी टी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? वेलोसिटी भी प्लस n तो पहले से है, और इस x को भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू वी। ओके, अब आप क्या कीजिए कि इस v को कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए, इस v को कॉमन ले लेते हैं, तब v को कॉमन ले लेते हैं। तो v को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 2mx प्लस n हो जाएगा ना। इस v को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v। इस v को हम इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2mx प्लस n। ओके, इस टर्म को उल्टा कर देते हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इस टर्म को पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2mx प्लस n। हमने इसको उलट दिया तो ये भी उलट जाएगा, हमने इस टर्म को उलट दिया तो ये भी टर्म उलट जाएगा। तो हो जाएगा v इक्वल टू 1 अपॉन में 2mx प्लस n। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे? हमको तो चाहिए रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन। ओके, तो हमको रिटार्डेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस वेलोसिटी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। हम इस इक्वेशन फर्स्ट को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो हम इस इक्वेशन 1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे d अपॉन में dt, d अपॉन में dt इंटू v, d अपॉन में dt इंटू v इज इक्वल टू d अपॉन में dt इंटू 1 अपॉन में mx प्लस n, 1 अपॉन में mx प्लस n ब्रैकेट बंद। ठीक है,
इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो सबसे फर्स्ट वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो जीरो, क्योंकि वन एक कांस्टेंट है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो उनका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो वन का। फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इस डिनोमिनेटर को लिख देंगे। हम लिखेंगे mx प्लस n, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर माइनस का साइन देंगे और इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, डिनोमिनेटर को। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी अपॉन में डी टी इंटू एम एक्स प्लस एन, ठीक है, इतना। ये क्या है, डी अपॉन में डी टी, इसको ध्यान देना है, ये है डी अपॉन में डी टी, ओके। और नीचे में क्या लिख देना है, तो इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, नीचे में क्या कर देना है, तो इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है। तो चलो कर दिए स्क्वायर, ओके। चलो मैं यहाँ सोल्व करता हूँ उसको। तो ए बराबर हम लिखेंगे चलो यहाँ भी तो हो ही जाएगा, तो ए बराबर लिखेंगे क्या, देखो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगी ना, इसको ये है जीरो इंटू एम एक्स प्लस एन, तो एम एक्स प्लस एन पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर लिखेंगे माइनस एम तो बाहर आ जाएगा ना, एम कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस एम लिख देंगे। इस x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, तो x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो v मिल जाएगा, m इंटू v। देखो m तो कांस्टेंट था ना, तो ये तो बाहर निकल गया। फिर इस x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वेलोसिटी v मिल जाएगी, और ओके। और उसके बाद प्लस n को यदि आप टाइम के n को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो यदि यहाँ पर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगी, तो जीरो मिलेगी ना, क्योंकि n यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए जहाँ पर यदि हम n को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको जीरो मिल जाएगी, ओके। तो n की जगह पर क्या लिख देंगे हम, जीरो, ठीक है। अपॉन में इसको वैसे छोड़ देते हैं, एम एक्स प्लस एन के होल स्क्वायर, ओके जी। यहाँ पर हम करेंगे क्या, ए इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे ए इक्वल टू माइनस ऑफ एम भी, उसके बाद डॉट मतलब इनटू वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन के होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ क्या, इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन के होल स्क्वायर, यस ऑफकोर्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर लिखेंगे अगेन माइनस ऑफ एम इंटू भी, ये क्या है, वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन के होल स्क्वायर, और इसको हमने किसके जगह पर लिखा है, तो इस डिनोमिनेटर के लिए लिखा है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको हमने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया है, वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन के होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन बराबर क्या होता है, भी। इक्वेशन वन को इनसे मैच करो, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना उसको मैच करो इक्वेशन वन से, तो क्या है, भी इक्वल टू वन अपॉन में टू एम एक्स प्लस एन, टू छूट रहा है क्या कहीं, टू छोड़ दिया ना हमने, देखो टू छूट गया, टू छूट रहा है ना, यहाँ पर टू छूट रहा है, सब जगह टू छूट रहा है, यहाँ पर टू है ना, सब जगह टू होंगे ना, तो यहाँ भी टू हो जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी टू लगाना ना तुम, देखो चलो लगा देते हैं यार, यहाँ पर भी टू, यहाँ भी टू लगेगी, यहाँ भी टू लगेगा, फिर जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और यहाँ भी देखिए टू लगेगा, सब जगह टू लगेगा, यहाँ भी होगा टू एम एक्स प्लस एन, ओके। और यहाँ भी टू होगा ऑफकोर्स, टू एम एक्स प्लस एन, और यहाँ भी होगा,
और ये क्या हो जाएगा 2mv ना, ये माइनस ऑफ 2mv हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2mv। 2 छूट गया था तो देखो इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2mv। वही चीज़ है, बस हर जगह 2 लगा देना है mx के पहले। यहाँ भी 2 लगेगा mx के पहले, यहाँ भी 2 हमने लगा दिया, और यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा माइनस साइन, यहाँ भी 2 होगा माइनस साइन, 2mv, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना 1 में 2mx प्लस n, इसको मैच करो इस इक्वेशन 1 से। तो यहां पर b बराबर क्या है 1 में 2mx प्लस n, मतलब इस हम 1 में 2mx प्लस n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो भी लिख सकते हैं। हम 1 में 2mx प्लस n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए भी हमने लिख दिया। 1 में 2mx प्लस n के जगह पर हमने क्या लिख दिया, भी लिख दिया, क्योंकि 1 में 2mx प्लस n के स्क्वायर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, अभी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस ऑफ 2mv क्यू। a बराबर क्या ले सकते हैं माइनस ऑफ 2mv क्यू। देखो a क्या है, एक्सेलरेशन है ना, m तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और v क्या है, v इज द वेलोसिटी। v क्या है यहाँ पर, तो v वेलोसिटी है। तो देखो 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, v है, v वेरिएबल है जो क्या है वेलोसिटी है, और a भी, a क्या है, a एक्सेलरेशन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी v का साइन एक दूसरे के अपोजिट है। एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी v दोनों का साइन एक दूसरे का अपोजिट है। और हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, तो वहां पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करती है, और जब एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करती है तो वो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। यहाँ पर ए तो है और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम कैसे समझे कि ये मोशन को सपोर्ट करने वाला एक्सेलरेशन है कि मोशन को अपोज करने वाला एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन एक दूसरे का अपोजिट होता है वहां पर एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है, और जब एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है तो उनको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पर ए क्या है, रिटार्डेशन है। और यदि हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए की, यदि मोड ऑफ ए की बात करें ना, तो कितना हो जाएगा 2mv/q। ये आपका आंसर है। जैसे आप मोड लगाते हो ना तो ये माइनस गायब हो जाएगा, जैसे आप मोड लगाएंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा। तो मोड ऑफ ए की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 2mv/q। तो आपको रिटार्डेशन मिल चुकी कितना 2mv/q। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इसमें हम मेनली 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे। इसमें हम कितने इक्वेशन पढ़ेंगे, तो 3 इक्वेशन को पढ़ेंगे, और उस तीनों इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो v बराबर u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो वो है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो वो है v बराबर u प्लस at। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो वो है s बराबर ut प्लस हाफ। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन बाद में लिखेंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन को बाद में लिखेंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो केवल एंड केवल उस बॉडी के लिए अप्लीकेबल होता है जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन केवल एंड केवल उस बॉडी के लिए अप्लीकेबल होता है जो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। ठीक है जी।
तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो लिख देते हैं इस लाइन को, इट इज applicable only for those bodies which moves with constant acceleration, which moves with constant acceleration। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन केवल एंड केवल आप उस बॉडी के लिए अप्लाई करेंगे जो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। ठीक है जी, तो ये लाइन आप याद रखिए। अब चलिए उस तीनों इक्वेशन का नाम लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो वो है v बराबर u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो वो है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तीनों इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इस तीनों इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? तो इस तीनों को ही हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि इसमें v u a t s ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे s। यहाँ पे क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। s क्या है यहाँ पर? द डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, s इज द डिस्प्लेसमेंट हियर। उसके बाद हम लिखेंगे u को। u क्या है? तो u इनिशियल वेलोसिटी होता है। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर u है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हम लिखेंगे v। v क्या है? तो v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे a क्या है? तो a इज द एक्सेलरेशन। ये क्या है? एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो एक्सेलरेशन है ना, वो क्या होना चाहिए? तो कांस्टेंट होना चाहिए। कोई बॉडी यदि वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। अब नंबर 5 टी क्या है? तो टाइम इंटरवल है। टी क्या है? तो टाइम इंटरवल है। तो इस तीनों इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम उस तीनों इक्वेशन को बारी बारी से प्रूव करेंगे, उस तीनों इक्वेशन को बारी बारी से डेराइव करेंगे। ठीक है, लेकिन उस तीनों इक्वेशन को डेराइव करने से पहले हम एक लैंग्वेज लिखेंगे। और वो लैंग्वेज क्या होगी कि हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने वो किया s इन टाइम इंटरवल t। तो इसी बात को हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लेट अ बॉडी मूव्स with constant acceleration a
having initial velocity u and final velocity v। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे लेट द बॉडी covers displacement s in time interval t, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ना, इसमें हमने बेसिकली ये लिखा है कि मान लेते हैं कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन s से मूव करता है और उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है, और उस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट s कवर किया ना, वो कितने समय में किया, तो t टाइम में किया। हमने बेसिकली यही लिखा है इस बात को, और इस बात को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम किसको प्रूव करेंगे, हम सबसे फर्स्ट प्रूव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो सबसे पहले हम किसको प्रूव करेंगे, v बराबर यू प्लस एटी को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्या देखेंगे इसका हम प्रूफ। आप जानते हो कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक्सेलरेशन मिल जाती है ना। जब हमने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था ना, तो वहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था कि यदि आप वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाती है। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं डी बी अपन में डी टी इक्वल टू ए। ओके, जहाँ पर ए क्या है, तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम डी बी को इधर ही छोड़ देंगे और डी टी को उधर लेके चले जाएंगे। हम लिखेंगे ए डी टी। हमने डी वी को इधर ही छोड़ दिया और डी टी को उधर लेके चला गया, और लिखे हमने डी वी इक्वल टू ए डी टी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना हम इंटीग्रेट कर देंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये भी है ना, वेलोसिटी है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर के फाइनल वेलोसिटी v तक। ये v क्या है, वेलोसिटी है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर के फाइनल वेलोसिटी v तक। ओके, ये क्या है, टाइम t है। देखो a तो कांस्टेंट है, a क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसको तो हम इंटीग्रेट करेंगे नहीं, इनको t को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि t ही यहाँ पर वेरिएबल है, क्योंकि t यहाँ पर टाइम है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के t तक। ठीक है, t को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से लेकर के t तक हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, चलिए बताइए इस dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dv का इंटीग्रेशन होगा v। ठीक है, जब ये इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक बड़े वाला ब्रैकेट का साइन देंगे और लिमिट को वैसे ही लगा देंगे, u से लेकर के v तक लिमिट हम लगा देंगे। इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, तो ए तो बाहर निकल जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। जैसे डीपी का इंटीग्रेशन भी होता है, वैसे डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो टी लिख देंगे और इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो बड़ा वाला ब्रैकेट का साइन लाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट ला दिए। ठीक है, फिर लिमिट को जैसे वैसे लगा देंगे 0 से लेकर के टी तक, 0 से लेकर के टी तक हमने लिमिट को लगा दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करनी है, अब इस लिमिट को ब्रैकेट के अंदर लेंगे, इस लिमिट को ब्रैकेट के अंदर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यदि इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगा ना किसी को भी, तो वो क्या करेंगे, मेरा जस्ट पहले वाला आज जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, तो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो आप अपलोड देख सकते हैं। यदि किसी को भी इस इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले वाला
लेक्चर मेरा देखेंगे उसमें मैंने जो क्वेश्चन कराया है ना उसमें अच्छे से बताया है कि ये इंटीग्रेशन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो यदि किसी को भी प्रॉब्लम हो रही होगी इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसका जस्ट पहले वाला लेक्चर देखेंगे, उसमें उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये इंटीग्रेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, इस लिमिट को अंदर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लेंगे। कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। जब ये अपर लिमिट अंदर जाएगा तो इस भी को हटा देगा और उस भी के जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। जब ये अपर लिमिट अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो इस भी को हटा देता है और उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाता है। तो चलिए उसके जगह पर इसको बैठा देते हैं अपर लिमिट को। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस का साइन देंगे और अब लोअर लिमिट को अंदर भेजेंगे, ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, तो लोअर लिमिट वही काम करेगा। क्या काम करेगा कि जब लोअर लिमिट ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो इस भी को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। चलिए भी को भगा देते हैं और उसके जगह पर यू को रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भी माइनस यू। इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, इसको देखो ए तो कांस्टेंट है तो एक को तो वैसे छोड़ देंगे, इसको साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट का साइन लगा दीजिए। अब लिमिट को अंदर लेते हैं, लिमिट को क्या करेंगे, अंदर लेंगे, ब्रैकेट अंदर लेंगे। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। जब अपर लिमिट पहले कौन अंदर आता है, अपर लिमिट अंदर आता है, तो अपर लिमिट को पहले अंदर लेंगे। तो जब अपर लिमिट अंदर आएगा तो इसको भगा देगा, इसको क्या करेगा, भगा देगा और इसके जगह पर ये स्वयं बैठ जाएगा। चलो इसके जगह पर इसको बैठा देते हैं अपर लिमिट को, ठीक है। फिर माइनस का साइन देंगे, अपर लिमिट काम हो गया, उसके बाद माइनस का साइन देंगे। अब लोअर लिमिट को अंदर लेंगे, लोअर लिमिट जब अंदर जाएगा तो वो इस टी को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। चलिए टी के जगह पर हमने 0 रख दिया, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v बराबर v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, ठीक है। ये वाला टर्म तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। इस u को उधर भेज देंगे और हम लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी, और यही क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूव हो गया ना, प्रूव्ड। यही है डेरिवेशन ऑफ v बराबर u प्लस ए टी। चलिए अब हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इनको प्रूव करेंगे। चलिए प्रूफ लिखते हैं। हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। यहाँ पर लिखेंगे, हम एक लैंग्वेज लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि हमने इसको प्रूफ कर चुका है ऑलरेडी। हमने क्या किया, इसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। तो हम लिख सकते हैं वी नो डेट v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है, वेलोसिटी, ठीक है ना। v क्या है, वेलोसिटी है। तो हम इस v के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ds अपन में dt। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। तो इस v के जगह पर हम लिखेंगे ds अपन में dt इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके। इस dt को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी, हो जाएगा ना, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ds इज इक्वल टू, डी टी को अंदर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, u इंटू डी टी, ठीक है, प्लस ए टी इंटू डी टी। इस डी टी को हमने अंदर ले लिया, इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गई। अब हम क्या करेंगे ना, इनको इंटीग्रेट कर देंगे। इस सभी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं इनको, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें सबको, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं हम, ओके। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फिर लिखेंगे ds इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन देंगे और करेंगे u dt प्लस इंटीग्रेशन का साइन देंगे और लिखेंगे 80 इंटू डी टी, ओके। ये टाइम है ना, देखो u क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं,
ऐसे कैसे पता है? यू कांस्टेंट है, देखो हमने लैंग्वेज में लिख रखा है, हमने मान लिया है कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो यू है। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो यू है, ये यू है ना, मतलब ये पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है। हमने पहले ही मान चुका है कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी यू है, मतलब कि ये यू कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, इस टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यही वेरिएबल है। तो हम टाइम का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं ना, इसलिए जो लिमिट लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर के t तक। यहाँ भी वही बात है, ये तो कांस्टेंट है, तो उसको तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं हम, टाइम ही वेरिएबल है, तो यहाँ भी हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के t तक। ठीक है, इस क्या है, ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इस ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट s मिल जाएगी ना। उसके बाद u को निकाल लेते हैं बाहर, u क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको निकाल लेंगे बाहर, और ये रहा dt। ठीक है, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। जब आप इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाते हो, एक बड़ा वाला ब्रैकेट का साइन देते हो, और लिमिट को जैसे है वैसे लगा देते हैं 0 से लेकर के t तक, प्लस का साइन देते हैं, फिर है a क्या है, एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, शुरू में मान लिया गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, तो a तो बाहर निकल जाएगा, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपन में 2, t स्क्वायर अपन में 2। ठीक है, और जब ये इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे, एक ब्रैकेट वाला साइन दे देंगे यहाँ पर, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के t तक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे u, ब्रैकेट का साइन देंगे। अब ये रहा लोअर लिमिट, ये रहा अपर लिमिट, इनको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और जानते हैं आप कि सबसे पहले अपर लिमिट ब्रैकेट के अंदर आता है, और जब अपर लिमिट ब्रैकेट के अंदर आएगा तो इस t को यहाँ से हटा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, हम लिख देंगे t। ठीक है, फिर उसके बाद अपर लिमिट काम हो गया तो माइनस का साइन देंगे, उसके बाद लोअर लिमिट को ब्रैकेट के अंदर लेंगे, और जब लोअर लिमिट ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इस t को यहाँ से भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, तो इस t की जगह पर क्या बैठा देंगे, 0 को बैठा देंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस का साइन, a को लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट देते हैं। अच्छा, ये 2 कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, a अपन में 2 कर देते हैं। ठीक है, चलो, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इनको ब्रैकेट के अंदर करना है, तो सबसे पहले कौन अंदर आएगा, तो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट को ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो क्या करेगा, जब अपर लिमिट ब्रैकेट के अंदर आएगा तो इस वाले t को भगा देगा, और इसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा। चलो, इस t की जगह पर इस अपर लिमिट को बैठा देते हैं, तो जब अपर लिमिट अंदर आएगा तो इस वाले t को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, लेकिन उसकी पावर को ले लेगा, तो इस t का पावर कितना है, स्क्वायर है, तो यहाँ भी t का स्क्वायर कर देंगे, अपर लिमिट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अपर लिमिट काम हो गया, फिर माइनस का साइन देंगे, लोअर लिमिट को अंदर लेंगे। अब जब लोअर लिमिट अंदर जाएगा तो वह भी यही काम करेगा, इस t को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। तो जब लोअर लिमिट अंदर जाएगा तो इस t को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, और उस t के पावर को ले लेगा, तो इस t का पावर कितना है, स्क्वायर है ना, t स्क्वायर है, तो 0 का भी स्क्वायर कर देंगे, लोअर लिमिट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा, ut, ये हो जाएगा ut प्लस इसको हम लिख सकते हैं हाफ a, लिख सकता है ना, हाफ a/2 ना, a/2 को हम लिख सकते हैं हाफ a, और t स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इस तरह से आपको इस बराबर मिल गई, इस बार क्या मिल गई, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गई, इस बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। चलिए, अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमको इसको प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, तो इस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगेन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी नो डेट, हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट v बराबर u प्लस 80।
ठीक है, इसको तो हमने प्रूफ कर चुका है ऑलरेडी। तो हम लिख सकते हैं वी नो डेट v बराबर u प्लस एटी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं। हम लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस एटी के होल स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इस u प्लस एटी को होल स्क्वायर को हमने a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, और ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u इंटू टी। क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा रीअरेंज कर देंगे और हम लिख देंगे, चलो यहां पर हम लिखते हैं, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखने जा रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू एटी। इसको हमने पहले लिया और इसको इधर भेज दिया, तो 2 इंटू यू इंटू एटी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ओके, उसके बाद लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम इस 2a को कॉमन ले लेंगे, इस 2a को कॉमन ले लेंगे, ले लेते हैं 2a को कॉमन। जब आपने 2a को कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, यू टी बच गया, यू टी। हमने 2a को कॉमन ले लिया तो बच गया यू टी प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये टर्म तो आपका ठीक है, इसको समझ लो, इस दो से ये दो कट जाएगा, और ये ए जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इस दो से ये वाला दो कट जाएगा, और जब ए इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद करो, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या लिखा था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो एस लिख सकते हैं। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एस लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज़ है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज़ है उसके जगह पर हम एस लिख सकते हैं, क्योंकि एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से हमको मिल जाती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। और आपको प्रूफ क्या करनी थी, यही ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो यही प्रूफ करनी थी, हो गया प्रूफ ना। बहुत आसान है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन केवल एंड केवल आप तब अप्लाई कीजिएगा जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, अन्यथा इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं लगाएंगे। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे सारे लेक्चर को, सारे टॉपिक को, सारे कंसेप्ट को। और देखो, जब आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे ना, जब आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी ही आएगी। हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए, हो सकता है दूसरी बार में समझ में नहीं आए, तीसरी बार समझो, चौथी बार समझो, पांचवी बार समझो। यदि ये तुम्हारी ज़रूरत है ना, ये तुम्हारी ज़रूरत है, तो इनको समझो और तब तक समझते रहो जब तक ये समझ में ना आ जाए।
इनको तब तक समझते रहो जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए। और ऐसे नहीं बस वीडियो लगातार चला के देखते रहना, एक बार चलाए, दो बार चलाए, ऐसे नहीं करना है। एक बार चलाए, उसके बाद क्या किया, हम थोड़ा सा चिंतन मनन किए, कैसे हो रहा था, कैसे हो रहा है, मन के अंदर ही थोड़ा चिंतन मनन करो, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पटक गए हम। स्वयं से करो, कॉपी कलम के साथ करो या मन ही मन में करो। स्वयं से करो, मन ही मन में करो या कॉपी कलम के साथ करो, तुम्हारी मर्जी। स्वयं से करो, मन ही मन में करो, कॉपी कलम के साथ करो, लेकिन स्वयं से करो। इन सारे को एक बार तुम देख लो, उसके बाद स्वयं से करो। एक बार मन में करो, एक बार कॉपी पे करो, एक बार मन में करो, एक बार कॉपी पे करो। यदि आपको इनकी जरूरत है ना, तो आपको इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किए तो आपका काम बन नहीं सकता है, बिना इनको समझे तो आपका काम बन नहीं सकता है। तो यदि आपको इनकी जरूरत है ना, इनकी, ये क्या है, फिजिक्स के वो टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंदर है। ये क्या है, फिजिक्स के वो टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो मैं स्पेशली इक्वेशन ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उस सारे टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस के अंदर है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है उनको तो आपको समझना ही पड़ेगा। चाहे वो एक बार में समझ में आए, दो बार में समझ में आए, तीन बार में समझ में आए, चार बार में समझ में आए, 10 बार में समझ में आए, 20 बार में समझ में आए, समझो। हो सकता है शुरू में तुमको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, हो सकता है शुरू में तुम चीजों को 20 बार देखने के बाद समझ रहे हो, लेकिन वो टाइम ग्रेजुअली घटते जाएगी, वो टाइम धीरे धीरे घटते जाएगी। शुरू में 20 बार लगा था, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में 19 बार लगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में 15 बार, 10 बार, 8 बार, 5 बार, 2 बार, और ऐसा टाइम आएगा कि आप एक बार पे पूरा समझ लेंगे। बस ध्यान देके एकाग्रचित होकर के आपको समझना है। और जब आप पढ़ाई के स्टडी की फील्ड में ना, वैसे तो सारे फील्ड के लिए बातें लागू होती है, लेकिन स्पेशली स्टडी के लिए थोड़ा सा स्ट्रांगली लागू होती है, थोड़ा और अच्छे से लागू होती है। क्या कि जब आप पढ़ाई के सेक्टर में हो तो आपको आपके पढ़ाई के लिए अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जब आप पढ़ाई के सेक्टर में हो, आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ना नीट हार्ड है ना आईआईटी हार्ड है, ना नीट हार्ड है ना आईआईटी हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तुम्हारी सोच उनके प्रति हार्ड हो सकती है, तुम उनके बारे में सोच नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी ना ये कमजोरी है। तुम कमजोर हो तो वो हार्ड लगेगी, तुम्हारी सोच कमजोर है तो वो हार्ड है, तुम्हारी सोच कमजोर है तो वो हार्ड है, और तुम्हारी सोच मजबूत है तो वो इजी है। तुम्हारी सोच मजबूत है तो वो इजी है। तुम सुनो ना, इफ यू कैन थिंक यू कैन डू, इफ यू कैन थिंक यू कैन डू। यदि आप सोच सकते हो आप कर भी सकते हो, यदि आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। जरूरत यह है कि आप कितना सही से सोच पाते हो। यदि आप सोच रहे हो ना कि मुझे डॉक्टर बननी है तो आप डॉक्टर बन सकते हो। यदि आप सोच रहे हो ना कि मुझे इंजीनियर बननी है तो आप इंजीनियर बन सकते हो। यदि आप सही सोच रहे हो ना तो आप उसको कर भी सकते हो। अब गलत सोच रहे हो तो उनको तो मैं जिम्मा नहीं लेता हूं। तो यदि आप लाइफ में सही सोच रहे हो ना तो उनको आप कर भी सकते हो। एक बार कर तो देखो, एक बार कर की तो देखो। अब उलूल चीजों सोचोगे उनका तो मैं जिम्मा नहीं लेता हूं, और उनका कोई भी जिम्मा नहीं ले सकता, कोई भी नहीं जिम्मा ले सकता है। उलूल जुलूल सोचोगे तो ऊपर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो हम क्या चीज है। तो यदि आप सही सोच रहे हो ना तो सोच रहे हो, यदि तुम सोचने का शक्ति रखते हो ना, यदि तुम सोचने का क्षमता रखते हो ना तो तुम करने का भी क्षमता रखते हो, तुम करने का भी क्षमता रखते हो। यदि तुम ये सोच सकते हो कि मुझे डॉक्टर बननी है तो तुम डॉक्टर बनकर भी दिखा सकते हो। यदि तुम सोच सकते हो कि मुझे इंजीनियर बननी है, मुझे आईआईटी कंप्लीट करनी है, तो एक आईआईटीएन बनकर भी तुम दिखा सकते हो, एक इंजीनियर बनकर के भी दिखा सकते हो। यदि तुम सोचने का साहस रखते हो ना तो तुम करने का भी साहस रखते हो। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ना तो नीट ना तो आईआईटी। आपकी सोच हार्ड हो सकती है उनके प्रति कि आपको वो हार्ड लगती है। दरअसल जो 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 कंप्लीट कर लिया ना, जाकर पूछो कि हार्ड है, नहीं है, नहीं है। जब आप स्वयं कंप्लीट करोगे ना और पीछे मुड़ के देखोगे, अरे यार कितनी इजी थी यार,
हमने यहाँ पर ये गलती किया इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे। तो गलतियां बस एक ही है, क्या कि आपका ध्यान पढ़ाई के अलावा कहीं और है, इधर उधर है, आपका फोकस इधर उधर है। जब आप पूरी फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, आपके स्वप्न भी साकार होंगे। पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए, बार बार पढ़ाई कीजिए, स्वयं से अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। एक बार किसी टीचर का देख लो, अगर मान लो मेरे से ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही हो, तुम दूसरे टीचर का देखो, तीसरे टीचर का देखो, चौथे टीचर का देखो, जिससे समझ में आए ना उनसे देखो। जरूरी नहीं है कि मेरे समझ में नहीं आ रही तो मेरे से देखो, मेरे से ये इक्वेशन हमको समझ में नहीं है, तुम दूसरे टीचर से देखो, तीसरे टीचर से देखो। यूट्यूब पर तो भरे हुए हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, तुम उनको देखो ना, तुम उनको देखो, उनसे यदि समझ में आ गई, बस कहीं से समझ में आना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं है। यदि जरूरत है तो इनको समझना है, और एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, ग्रेजुअली ये टाइम घटते जाएगी। तुम अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, एक बार देखो और देखने के बाद दोबारा मत देखना, स्वयं से चिंतन करो, स्वयं से मन में सॉल्व करो या फिर कॉपी कलम पर सॉल्व करो। स्वयं से मन में सॉल्व करो या कॉपी पर सॉल्व करो, लेकिन करो करो। और दोबारा कब देखनी है? जब तुम फंस जा रहे हो। और फंस गए तुरंत नहीं देखना है, फंस गए तो देखो कहां फंसा हूं मैं, कहां पर क्या होगा, कहां पर क्या होगा। देखो कोई ये मतलब इतिहास की बातें नहीं है कि इतने ईस्वी में ये होता है, इतने ईस्वी में वो होता है, इनका जन्म वो होता है, उनका जन्म, ये सब चीज तो है नहीं। ये सब चीजें सामने होती है। अब यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ पर चाह कर भी माइनस नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस तुमको दिख रही है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको। चाह कर भी हम स्क्वायर को नहीं छोड़ सकते, कोई भी टीचर नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब दिख रही है। हम छोड़ेंगे आप पकड़ लेंगे, हम छोड़ेंगे आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो चीजें सब कुछ दिखती है, देखने का प्रयास तो करो, आत्म अध्ययन करो, आत्म अध्ययन, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, चिंतन करो, मनन करो, सब कुछ आपके सामने होगी, चीजें आपके सामने होगी। थोड़ा सा मन लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, और पूरी मन लगाओ, पूरी ध्यान लगाओ, आपके सपने पूरे साकार होंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।